अगर आप ये सब नहीं लड़ाई लड़ पाएंगे तो कुछ बचेगा नहीं, फिर केवल एक चीज़ बचेगी, गाय गोबर गौमूत्र, और वो भी कितने दिन बचेगा। और एक दलित अगर गाय गोबर गौमूत्र खाए पिए सब कुछ करे, वो राम मंदिर का पुजारी नहीं बनेगा। अगर एक पिछड़ा सब कुछ करे हिंदू बनने के लिए, मुसलमानों के खिलाफ जो इनका नफरती आरएसएस का एजेंडा है, लिंचिंग करने में पसमानदा मुसलमानों को मारे, उसके बाद भी वाइस चांसलर नहीं बनेगा, जज नहीं बनेगा, वकील नहीं बनेगा। और उत्तर प्रदेश जहां ये अजय सिंह बिष्ट, आदित्यनाथ मठाधीश, दुनिया में इतना जालिम मुख्यमंत्री, कभी इतिहास लिखा जाएगा तो इतना जालिम मुख्यमंत्री का इतिहास नहीं आएगा। सड़कें खोदवा दी, कीले लगवा दी, इंटरनेट बंद करवा दिया, लोगों की गिरफ्तारी करवा दी, पुलिस बुला ली, पैरामिलिट्री फोर्सेस बुलवा दी। अब इसे आपातकाल कहें या ना कहें, इस पर बात करेंगे लक्ष्मण यादव से। इसे आपातकाल कहना ठीक रहेगा लक्ष्मण जी? मुझे लगता है कि जैसे शब्द अपने मानी खो रहे हैं, अर्थ खो रहे हैं, जैसे पढ़ेगा इंडिया तभी बढ़ेगा इंडिया, सबका साथ सबका विकास, सबका विश्वास, या ये कह लें कि सौगंध मुझे इस मिट्टी के मैं देश नहीं बिकने दूंगा, तो ये सब नारे हैं, इनमें शब्द हैं और शब्दों के कुछ खास अर्थ हुआ करते थे। लेकिन अब हम उस दौर में जी रहे हैं कि ऐसा लगता है कि शब्द कहीं और हैं और अर्थ खो चुके हैं। वैसे ही आपातकाल भी है। इंदिरा गांधी अगर आज होती तो वो अपने उस निर्णय पर जरूर पछताती कि घोषित आपातकाल लगाना कितनी बड़ी गलती है। बिना आपातकाल की घोषणा के उस आपातकाल से कई गुना ज़्यादा दमन किया जा सकता है, इसका उदाहरण पेश कर रही है मोदी सरकार। और इस समय कोई भी तबका ऐसा नहीं बचा है जिस पर आपातकाल लागू ना हो। घोषणा नहीं है, भ्रम बना रहे ताकि हम जमहूरियत में जी रहे हैं, बाकी कुछ बचा नहीं है। दलितों के ऊपर नक्सली, छात्रों और प्रोफेसरों के ऊपर अर्बन नक्सल, टुकड़े टुकड़े गैंग, मुसलमानों ने लड़ाई लड़ी तो पाकिस्तानी, किसान लड़ने आए तो खालिस्तानी। और उसके बाद उन्हें रोकने के लिए जो बाड़बंदी सरहदों पर हुआ करती है, वो एक देश की अपनी जहां सरहदें टूटा करती हैं, एक देश बनता कैसे है, हर तरह की सरहदों को तोड़ करके, हर तरह की बेड़ियों को, कांटों को, अरे और वो भी किसानों के मसले पर। हम लोग किसान परिवार से हैं, हमारे भीतर एक ज़मीर है, वो ये कहता है कि तुम्हारे ऊपर कर्ज है, किसानी के कर्ज हैं जिसने हमें यहाँ तक पहुँचाया। हम आज प्रोफेसर हैं तो इसलिए क्योंकि हमारे पुरखे किसानी करते थे। उन्होंने बंजर ज़मीन में फसलें पैदा की, उस ईंट पत्थर को बाहर किया, कटीले कांटों को निकाल करके सुनहरी फसलें पैदा की ताकि इस देश के पेट भर सकें। इस देश में जो कमेरा लोग हैं, जो वंचित शोषित लोग हैं, जिन्होंने इस ज़मीन को उपजाऊ बनाया, इस ज़मीन से ईंटें बनाई, सीमेंट बनाया, बड़ी बड़ी इमारतें बनाई, संसद भवन बनाया, उसी संसद में उन्हीं के द्वारा बनाई इमारतों में बैठ करके उन्हीं को दफन करने के लिए कानून पास होंगे। और तब हमारे ऊपर वो जिम्मेदारी आती है कि जब उसी किसानी ने हमारे हाथ से कुदाल फावड़े छीन करके, तीर तलवार हटा करके कलम पकड़ाई ताकि हम कागज़ पर उनका नया मुस्तकबिल लिख सकें, आज वो सारे लोग हमारी तरफ देख रहे हैं। हम प्रोफेसर हैं, भरे हुए पेट वाले विद्यार्थियों को ही तो पढ़ाते हैं। जिनके पेट नहीं भरे रहेंगे उन विद्यार्थियों को क्या हम पढ़ा सकते हैं? अगर हमारे पेट नहीं भरे रहेंगे तो क्या हम क्लास में कोई ज्ञान विज्ञान अनुसंधान उसकी बात कर सकते हैं? तो हमारे ऊपर कर्ज है कि जब वो अपने हिस्से की लड़ाई लड़ रहे हो, जब उनको आतंकवादी कहा जा रहा हो, उनको देशद्रोही कहा जा रहा हो, उनको रोकने के लिए वही कीलें, वही जंजीरें और वही कटीले तार बिछाए जा रहे हों जिनसे वो कायनात से लड़ते थे, आज अपनी चुनी हुई सरकार से लड़ रहे हैं। तो हम अपने हिस्से की लड़ाई लड़ रहे हैं। और आज इसीलिए इस नागरिक मार्च में आए हैं कि हमारी प्रोफेसरी हमसे ये सवाल पूछती है कि आप अपनी कक्षाओं में जिन उसूलों को, जिस इतिहास को, जिन पीढ़ियों को बनाने की कवायद को पढ़ाते हैं, जब वो अपने वजूद की लड़ाई लड़ रहे थे तो आप कहाँ थे? तो हम उस लिए लड़ाई लड़ रहे हैं कि जिन सरहदों को हमारे पुरखों ने तोड़ा, काटा, मिटाया, वो नफरत की सरहदें थी। हम अंबेडकर, फूले, पेरियार के विरासत के लोग हैं, जिन्होंने इस देश में जाति के नाम पर जो कंटीले तार बिछाए गए थे, जो कीलें लगाई गई थीं, दलितों की, पिछड़ों के, आदिवासियों के गलों में, उनके अपने वजूद पर उन कीलों को, उन नुकीली झाड़ियों को ख़त्म किया और जमहूरियत दिया, संविधान दिया ताकि हम एक हो सकें। जिन्होंने हिंदू मुस्लिम नफरत को मिटा करके, अब्दुल कयूम अंसारी, आसिम बिहारी, डॉक्टर अंबेडकर, लोहिया, पेरियार, इन सारे लोगों ने एक साझा शहादत से बने साझा विरासत के मुल्क को हमें दिया ताकि भीतर की सरहदें मिट सकें। आज उसी देश में, उस देश के भीतर सरहदें बनाई जा रही हैं।
उस देश में कमेरा जाति के लोगों के ऊपर इस तरह का दमन किया जा रहा है। कल को हमें ही जेल में भेजा जा सकता है, कल को हमें ही अर्बन नक्सल कहा जा सकता है, क्योंकि हम उन सरहदों के खिलाफ खड़े हैं, उन कटीली तारों, उन नुकीली कीलों के खिलाफ खड़े हैं। लेकिन लक्ष्मण जी, जैसे आप संविधान की बात करें तो संविधान ने अधिकार दिया कि आप आंदोलन कर सकते हैं, शांतिपूर्ण तरीके से अपना विरोध दर्ज कर सकते हैं, लेकिन किसान आंदोलन में देखिए तो पूरी बैरिकेडिंग ऐसी कर दी गई है कि उसके अंदर जिस तरह से चैम्बर्स में लोगों को बंद कर दिया जाता था, कंटीले तार लगा के, कंक्रीट लगा के और बंद कर दिया, और जो कोई बाहर बोल रहा है उसको गिरफ्तार कर ले रहे हैं। तो डराने की कोशिश नहीं हो रही है कि चुप हो जाओ? बिल्कुल, जो असल में सच्चाई ये है कि जो भीतर से डरता है वही बाहर निडर होने का अभिनय करता है। ये सरकार जो वर्तमान में है, इसके पीछे एक 95 साल का सांस्कृतिक संगठन काम करता है। उस सांस्कृतिक संगठन का काम ही ये है कि इस देश में नफरत की बुनियाद को गहरा किया जाए और लोगों को डराया जाए। अब उनको मौका मिला है और उनको मौका देने के पीछे कारपोरेट ताकतें हैं। अब उस पूरे कारपोरेट का दबाव ये है कि उन सारे सेक्टर्स को बेचो जिसके नाम पर हम मुनाफा कमा सकें। PSUs, रेलवे, BSNL, MTNL, LIC सब कुछ बेच दिया। इसी आपदा को अवसर पैंडेमिक के समय नई शिक्षा नीति लागू कर दी। इसके पीछे वजह क्या है? ये सारे वो सेक्टर थे जहां प्राइवेट सेक्टर मुनाफा नहीं कमाता था। इस देश में जमहूरियत होने की बुनियाद ये थी। सरकारें चुनी इसलिए जाती थी कि वो हॉस्पिटल बनाए, स्कूल बनाए, विश्वविद्यालय बनाए, गरीबों को रोटी मिले। और आज चुनी हुई सरकार क्या कह रही है? मंदिर बनेगा, मस्जिद टूटेगी, नफरत आएगी, लिंचिंग की जाएगी, कश्मीर में आपातकाल लागू किया जाएगा, धीरे धीरे वो पूरे देश में लागू किया जाएगा। तो फिर चुनी हुई सरकार का काम क्या है? मंदिर बनाना? मंदिर तो लाखों थे, राम का मंदिर वैसे भी बन जाता। आपको वोट दिया गया था मंदिर बनाने के लिए नहीं। अब जिन्होंने वोट दिया है वो अपनी चुनी हुई सरकार से पूछे, सौगंध मुझे इस मिट्टी की, मैं देश नहीं बिकने दूंगा, और सारा कुछ बेच दिया। ये जो बजट आया इसने तो सेल लगा दी, पूरे भारत को खरीद ले जाओ। फिर कौन सा राष्ट्रभक्ति, कौन सा आत्मनिर्भर, कहाँ गया वो नारा वोकल फॉर लोकल? और जो लोकल लोग बोल रहे हैं उनके ऊपर दमन। तो ये सब कुछ काम चलता रहे, लेकिन इस पर जो सवाल पूछेगा उसका दमन किया जाए, नहीं तो असली सवाल जनता जान जाएगी। तो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के झूठ को कैसे समझेगी कि गोबर लीप लेने से परमाणु बम के हमले से बच जाते हैं, गौमूत्र पी लेने से आपको कैंसर दूर हो जाता है। ज्योतिष विज्ञान दुनिया का सबसे बड़ा विज्ञान है। इस समय जो शिक्षा मंत्री है, ये व्यक्ति इस बात को खुलेआम संसद में बोलता है कि विज्ञान की कोई जरूरत नहीं, हमें ज्योतिष की जरूरत है। अगर ये सब कुछ चलता रहेगा तो सवाल कोई नहीं पूछेगा, शिक्षा बर्बाद हो जाएगी तो कोई सवाल नहीं पूछेगा। लेकिन जो सवाल पूछ रहा है, शिक्षा एक तरफ बर्बाद की जाएगी और उसी के पैरेलल जो सवाल पूछेगा उसका दमन किया जाएगा। तो आप जैसे ये द शुद्रा है चैनल, इसके पीछे अंबानी अडानी का पैसा नहीं है, सरोकारी पत्रकारिता करता है, वंचित शोषित जमात की आवाज़ उठाता है। कल को हो सकता है इसके ऊपर एक नोटिस दे दी जाए कि आप ये जो गलत कर रहे हैं इसके लिए आपको जेल में डाला जाएगा। हम प्रोफेसर हैं, हमारे जैसे प्रोफेसर हनी बाबू, प्रोफेसर आनंद तुबड़े, तमाम गौतम नवलखा, वरवर राव, सुधा भारद्वाज, ये सारे लोग जो जिनका पेशा ये था कि इस देश की जमहूरियत को मजबूत करना, आज वो जेलों में है। छात्र जिन्होंने इस जमहूरियत को बचाने की लड़ाई लड़ी, देशद्रोह के केस में वो जेल में है। और अभी इन दिनों जो पत्रकार, जैसे आप पत्रकारिता कर रहे हैं, आप इस आंदोलन को कवर कर रहे हैं, आप उस आंदोलन को कवर करने नहीं गए ना कि दिल्ली पुलिस आगे बढ़ो हम तुम्हारे साथ हैं, दिल्ली पुलिस रोड खाली कराओ हम। वो प्रायोजित भीड़ है, वो प्रायोजित भीड़ तिरंगा लेकर के छद्म राष्ट्रवाद के नाम पर भड़का रही। तो जहां भी सच होगा, हुक्मरानों के खिलाफ जो जनता का, जमहूरियत का सच है, वो जो भी उसकी आवाज़ उठाएगा उसको दमन किया जाएगा। लेकिन ऐसे वक्त में डराने वाले लोग वाकई ये चाहते हैं कि उनके विरोधी या खामोश हो जाएं या उनसे समझौता कर लें। हम तो जिन पुरखों की विरासत का दावा करते हैं, उन्होंने न समझौता किया, न उन्होंने उनसे कोई डर महसूस किया, और न उनके सामने झुके न बिके। बिरसा, फुले, अंबेडकर केवल हमारे नारों में नहीं है, वो हमारे जहन में है। और वह जहन में आकर के हमको हिम्मत देते हैं कि लाख कितना भी बुरा माहौल आए, तुम लड़ाई लड़ते रहना, क्योंकि तुम्हें जो जगह मिली है वो जगह हम ना होते तो तुम्हें वो जगह नहीं मिलती। तो डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा था कि बड़ी मुश्किल से ये कारवां यहाँ तक ले आए, ऐसे पीछे मत ले जाने देना, आगे ले जाना, और आगे ना ले जा सको तो इसे वहीं छोड़ देना, पीछे न जाने पाए। हम जहाँ खड़े हैं ये उनकी वजह से खड़े। अगर आज हम नहीं लड़े तो आने वाली पीढ़ियाँ हमसे सवाल पूछेंगी कि तुम्हारे सामने ये सब कुछ हो रहा था, तो कम से कम ये एक वीडियो वाइट रहेगी कि एक द शुद्रा चैनल था, उस पर बोलने वाले लोग थे, वो सच की आवाज़ उठा रहे थे और वो जनता को समझा रहे थे कि देखो तुम्हारे शरीर पर फटा पुराना ही सही एक लिबास था और तुम
वोट देने वाले लोगों को वोट दे रहे थे और जिन्होंने वोट मांगा था उन्होंने कहा था हम तुम्हें गाजर का हलवा खिलाएंगे, तुम्हारे छत पर सर के ढकने के लिए छत बनवाएंगे, तुम्हें और कुछ देंगे। और वोट पाने के बाद, जीतने के बाद उन्होंने आपका वो फटा पुराना लिबास भी उतार लिया। अब आप किसकी लड़ाई लड़ रहे हैं? जो लिबास आपके पास पहले से था उसी को बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं। ये किसानों की लड़ाई, CA/NRC की लड़ाई, स्कूलों विश्वविद्यालयों को बचाने की लड़ाई, ये क्या है? जो हमारे पास था वही छीन लिया गया और हम उसे बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं। और जो हमें चाहिए था वहाँ तक बात ही नहीं पहुँच पा रही है, इसीलिए वो दमन कर रहे हैं, वो आपको डराना चाह रहे हैं, आपको मुद्दे से भटकाना चाह रहे हैं। अगर आप ये सब नहीं लड़ाई लड़ पाएंगे तो कुछ बचेगा नहीं, फिर केवल एक चीज़ बचेगी, गाय गोबर गौमूत्र, और वो भी कितने दिन बचेगा। और एक दलित अगर गाय गोबर गौमूत्र खाए पिए सब कुछ करे, वो राम मंदिर का पुजारी नहीं बनेगा। अगर एक पिछड़ा सब कुछ करे हिंदू बनने के लिए, मुसलमानों के खिलाफ जो इनका नफरती RSS का एजेंडा है, लिंचिंग करने में पसमानदा मुसलमानों को मारे, उसके बाद भी वाइस चांसलर नहीं बनेगा, जज नहीं बनेगा, वकील नहीं बनेगा। और उत्तर प्रदेश जहां ये अजय सिंह बिष्ट, आदित्यनाथ मठाधीश, दुनिया में इतना जालिम मुख्यमंत्री, कभी इतिहास लिखा जाएगा तो इतना जालिम मुख्यमंत्री का इतिहास नहीं आएगा। उसने जो नफरत के बीज, ये कटीले तार आज दिख रहे हैं साहब। इस देश में 90-95 साल से RSS जैसे एक संगठन ने जहन में वो कटीले तार भरे हैं, आज वो सामने दिखने लगे हैं। बस फर्क इतना है। तो अजय सिंह बिष्ट ने क्या किया? एक भी वैकेंसी ऐसी नहीं आ रही है जिसमें रिजर्वेशन फॉलो हो। तो ये दलित पिछड़े आदिवासियों को सोचना है कि आप अच्छे हिंदू भी बन जाओगे तो नौकरी आपको नहीं मिलेगी, आपके विश्वविद्यालय बर्बाद किए जाएंगे। 45,000 डिग्री कॉलेज इस देश में आज हैं और नई शिक्षा नीति 2020 के जरिए अगले 20 साल में उनको बंद करके 15,000 पर लाया जाएगा। ये स्कूलों को बंद किया जाएगा। 3.2 का जो उनका पैरामीटर है उसको फॉलो नहीं करेंगे तो स्कूल बंद होंगे और जिले में एक मेटा स्कूल खोला जाएगा। जहां प्रोफेसर कम होंगे, 3,000 से कम डिग्री कॉलेज होंगे, वहां उनको बंद किया जाएगा। तो हर विश्वविद्यालयों में एक मंदिर बनाओ, विश्वविद्यालयों को बंद करो और देवालयों को बनाओ, अगर इस देश की जनता यही चाहती है तो। ये मेरी चिंता है, इसलिए मैं ये बात कह रहा हूँ कि जो टीवी में बैठ करके अर्णव गोस्वामी, सुधीर चौधरी, रजत शर्मा, इन लोगों को देखते हैं, वो लोग कम से कम एक बार विचार करें कि आपके बच्चे के पास बचेगा क्या। ये हमारी चिंता है, इसलिए हम इस नागरिक मार्च में आए हैं। हम अपने कॉलेज से छोड़, कल को हो सकता है हमारी नौकरी न रहे, कल को हो सकता है हम जेल में हो, हमारे लिए कौन बोलेगा? क्योंकि अगर हमने इनकी लड़ाई नहीं लड़ी, किसानी की लड़ाई नहीं लड़ी, तो हमारी लड़ाई कौन लड़ेगा? ये हमारी चिंता है। और जाते जाते केवल इतना ही। तो ये थे लक्ष्मण यादव, जिनका साफ साफ कहना है कि ये लड़ाई नस्लों फसलों को बचाने की है, अपने लोगों के भविष्य को बचाने की है। क्योंकि आप यदि प्रपंचों में फंसे रहे तो आप भले ही हिंदू बन जाएं या कितना दावा करें, लेकिन आपको आपके बुनियादी अधिकार नहीं मिलेंगे। ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं सुमित चौहान, कैमरा पर्सन आदर्श तिवारी के साथ। जय भीम, जय भारत।